नमस्कार। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं सांकेतिक समाचारों का विशेष बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी शरद मुदगल। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक ले जाने की दोहराई प्रतिबद्धता। कहा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बढ़ा रही है लोगों का विश्वास और उम्मीदें। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने बनाया नया कीर्तिमान। भागीदारों की संख्या पहुंची 6 करोड़ के पार। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी से की थी यात्रा की शुरुआत। – 2024 सीजन के लिए कोपरा की एमएसपी में बढ़ोतरी। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में गंगा नदी पर दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाले नए 6 लेन पुल के निर्माण को दी मंजूरी। त्रिपुरा में खोवाई हरिना सड़क के 135 किलोमीटर लंबे हिस्से में सुधार और चौड़ीकरण का भी फैसला। जम्मू और राजौरी के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों से मुलाकात कर बढ़ाया हौसला। कहा, पूरे देश को हमारी सेनाओं पर गर्व। हाल ही में पुंछ में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में आज अपने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच ताजा अंतर्राष्ट्रीय सामरिक स्थिति, संघर्ष और तनाव को कम करने पर हुई चर्चा। अगले 3-4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में छाया रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग ने जताई संभावना। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से लेकर मध्यम बारिश का भी अनुमान। और क्रिकेट में सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। भारत ने पहली पारी में बनाए 245 रन। केएल राहुल ने खेली शतकीय पारी। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने गंवाए 3 विकेट। तो ये थी हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। इस दौरान देश भर से जुड़े लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। इन लाभार्थियों ने मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाओं से हुए लाभ के बारे में बताया। लाभार्थियों ने मोदी सरकार के प्रयासों से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में बताया। लोगों ने जन कल्याण के लिए मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की दिल खोलकर सराहना की। 15 नवंबर से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसका लक्ष्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक ले जाना है। जन कल्याण योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा अहम और प्रभावी पहल साबित हो रही है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है, वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है।
गाड़ी लेकर के गांव-गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहां कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे ही जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। और महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए सरकार बहुत बड़ा अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहन बेटियां और दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहनें, बेटियां, दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। इन बहनों बेटियों को बैंकों के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए, ये आंकड़ा अखबार में कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। इस देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बैंकों के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में आना, इसकी मदद हो जाना, यानी कितना बड़ा क्रांति भरा काम हो रहा है। और इस बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है। इस यात्रा में भागीदारों की संख्या 6 करोड़ के पार पहुंच गई है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 3,965 शहरी क्षेत्रों और 1,21,870 ग्राम पंचायतों तक आईईसी वैन पहुंच रही है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शानदार सफलता अर्जित की है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की संख्या 6 करोड़ 2 लाख और 71,000 से भी अधिक हो चुकी है। इस यात्रा की सफलता का अंदाज़ा हर दिन जुड़ रहे नए नए प्रतिभागियों से लगाया जा सकता है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दिल्ली के मेहराम नगर पालम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्टॉल का दौरा किया। स्टॉल पर भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। साथ ही मेडिकल कैंप, बैंक के स्टॉल समेत अनेक योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और योजनाओं के बारे में जाना। और अब दूसरी बड़ी खबर, बात कैबिनेट के फैसलों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए नारियल कोपरा की एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि मिलिंग कोपरा का एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और सीसीए की मीटिंग हुई। सीसीए की बैठक में आज कोपरा यानी कि नारियल की गरी के वर्ष 2024 के लिए एमएसपी निर्धारित किया गया है। किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, जैसा मोदी सरकार ने पहले ही कहा कि लागत प्लस 50% कम से कम देंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बार भी 2023 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। और साथ ही
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी बताया कि बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि इसे 42 महीनों में पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके ब्रिज के नीचे से बड़े जहाज भी आसानी से आ जा सकेंगे। बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे 42 महीने में पूरा किया जाएगा। 3064 करोड़ रुपया दीघा से सोनपुर के बीच बनने वाले 6 लेन ब्रिज जो गंगा नदी के ऊपर बनेगा, ये 6 लेन केबल ब्रिज है, इसके निर्माण के लिए मंजूर किया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी पुल के नीचे से आसानी से आ जा सकेंगे और जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, उस पर चलने वाले जहाज़ों की नेविगेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय किया गया है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी निकले, ताकि वाटरवेज जिसको बल मोदी सरकार ने आकर दिया है, पहले एक भी नहीं था, अब 101 वाटरवेज पे काम चल रहा है। तो वहीं पर अगर मैं सड़कों की बात करूं नेशनल हाईवे की, तो 2013-14 में इसके लिए कुल बजट जब होता था तो 31,130 करोड़ रुपया होता था, जो अब बढ़ के 2,70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। आगे की बड़ी खबरों में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिनों की रूस की यात्रा पर हैं। उन्होंने मॉस्को में रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। उन्होंने भारत और रूस के बीच मजबूत रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच ये संबंध रणनीतिक और भू राजनीतिक हितों पर आधारित हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अर्थव्यवस्था और निवेश को मजबूत करने के लिए विशिष्ट समझौते हुए हैं। साथ ही बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। लावरोव ने कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारतीय आकांक्षा का समर्थन करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं और इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। We've had a very good session of talks. We will be carrying on after this. And I think today what clearly came out was that India-Russia relations remain very steady, remain very strong. They are based on our strategic convergence, on our geopolitical interests, and because they are mutually beneficial. We spent a lot of time discussing political cooperation with regard to various international issues, including international organizations, BRICS, of which Russia will be the president, SCO, etc. साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत जनवरी में फिर से शुरू की जाएगी। We have agreed that the negotiations between India and the Eurasian Economic Union for a free trade agreement will be resumed in the second half of January this year. On energy, as I mentioned, we have today a very substantial relationship, both in terms of Indian investments in Russia, in oil and gas, which we are seeking to expand, as also in nuclear. Yesterday we signed 2 important amendments which will take the Kudankulam nuclear power project forward. We also spoke about connectivity from Western India through the international North-South transport corridor, also connectivity from Eastern India, from Chennai to Vladivostok and the polar route. We discussed various related areas where India's polar capabilities could be enhanced in collaboration with Russia. एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां बारामूला में आतंकियों के बड़े हमले की साजिश नाकाम हो गई है। दरअसल लबीपोरा इलाके श्रीनगर बारामूला हाईवे में आईईडी बम मिला,
जिसके बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया और इसे डिफ्यूज करने में जुट गया। वहीं सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी कर दिया है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती जिलों में हालिया आतंकवादी हमलों के मद्देनजर मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराई। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। और सेना को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हर एक सैनिक परिवार के सदस्य के समान हैं। उन्होंने कहा उन्हें भारतीय सेना की निष्ठा और शौर्य और पराक्रम पर पूरा विश्वास और गर्व है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है कि यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी भी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों के ऊपर है और मैं अच्छी तरह जानता हूं उसको आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ निभाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। और राजौरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुंछ में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ हमले में शहीदों के परिवारों से मुलाकात की और घटना की शीघ्र जांच का आश्वासन दिया। अगली खबर, पंडित जसराज के हैदराबाद संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने पर भारतीय डाक ने एक स्मृति टिकट जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने टिकट को जारी करते हुए कहा कि पंडित जी ने 8 दशकों तक भारतीय संगीत और वैष्णव परंपरा के भक्ति पदों को भारत के साथ ही पूरे विश्व में फैलाया। पंडित जसराज जी के हैदराबाद संगीत समारोह के 50 साल होने पर भारतीय डाक ने इनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। पंडित जसराज जी ने 8 दशक तक भारतीय संगीत, पुष्टि मार्गीय संगीत और वैष्णव परंपरा के सभी भक्ति पदों को भारत के और विश्व भर के सभी संगीत के रसिक जनों के लिए हमेशा चिरंजीव बनाया। पंडित जी का शास्त्रीय संगीत को बल देने में और भक्ति संगीत को एक नया जीवन देने में जो योगदान है, भारत इसको कभी भुला नहीं सकता। और अब बात रामनगरी अयोध्या की।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित है। उससे पहले पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत एक सप्ताह पहले वैदिक अनुष्ठान के साथ शुरू हो जाएगी। इस बीच राम मंदिर के निर्माण की कई शानदार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मानचित्र के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की है। 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए। यहां कितना वाइड है, यहां कितना नैरो है। आप ये सवाल करेंगे कि इतने छोटे हिस्से में बनाया यहां क्यों नहीं। तो 70 साल से जो कोर्ट में लिटिगेशन है वो जिस प्लॉट नंबर का है वो प्लॉट नंबर यही है, इसलिए नहीं छोड़ सकते थे। इसके साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने यह भी बताया कि मंदिर के भूतल का काम पूरा हो चुका है। पूरे मंदिर के निर्माण में 70 एकड़ भूमि के उत्तरी भाग पर यह निर्माण किया जा रहा है। ये मंदिर है, ये मंदिर वहां दिखेगा। 3 मंजिला ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार के लिए भी वहां सब वर्किंग चल रहा है। और अब बात मौसम के मिजाज की। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3-4 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में हल्की और छिटपुट वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से लेकर मध्यम वर्षा का अनुमान भी जताया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर से भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। भारत न्याय यात्रा असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित 14 राज्यों से होकर 6,200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और राहुल गांधी की इस होने वाली न्याय यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि जो जाति क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने की राजनीति करते हैं वो न्याय क्या दिलाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हों, जो भारत को क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हो, वो न्याय क्या दिलाएंगे। जिनके अपने राज्य में 84 के दंगे हुए हों और कई वर्षों तक सिखों के दंगों को न्याय नहीं दिला पाए, उनके लिए भी SIT की जांच नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। मैं इतना ही कहूँगा कि जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, जिनके अपने अलायंस पार्टनर सारे एक के बाद दूसरा सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम करता है, हिंदू को अपमानित करने का काम करता है। और यही नहीं, एक के बाद दूसरा इनका नेता बार बार एक से दूसरा हल्का बयान कर रहे हैं। क्या यही राजनीति इनके लिए रह गई है? और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर सामने आई है।
देश के चालू खाते के घाटे में कमी आई है। ये मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कम होकर जीडीपी का 1% यानी कि 8.3 अरब डॉलर रहा। मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार का घाटा कम होने तथा सेवा निर्यात बढ़ने से चालू खाते का घाटा कम हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार चालू खाते का घाटा बीते वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में 3.8% यानी कि 30.9 अरब डॉलर रहा था। CAD विदेश भेजे गए धन और देश में विदेशों से प्राप्त राशि के बीच अंतर को बताता है। ये चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल से लेकर जून वाली तिमाही में जीडीपी का 1.1% यानी कि 9.2 अरब डॉलर रहा था। वहीं सरकार का राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्ष में जीडीपी का 6.4% रहा, जो सरकार के लक्ष्य के मुताबिक ही रहा है। सरकार ने साल 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे राजकोषीय घाटे के स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इसी अच्छी खबर के साथ आज के सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।